नमस्ते। तो चलिए आज हम बात करेंगे सर्वांग आसन की। सर्वांग आसन एक बहुत ही महत्वपूर्ण अभ्यास है और थोड़ा कठिन है, तो सभी लोग इस अभ्यास को नहीं कर पाएंगे। लेकिन जो लोग इस अभ्यास को कर सकते हैं वे इस अभ्यास को अवश्य प्रतिदिन कीजिए। तो पहले इस अभ्यास को हम समझेंगे, फिर उसकी अभ्यास को भी कैसे करना है वो भी हम करेंगे। तो सर्वप्रथम सर्वांग आसन के लाभों की बात करते हैं। सर्वांग आसन, जैसा इसके नाम से ही समझ आ रहा है कि सभी अंगों का को जो प्रभावित करे, सभी अंगों पर जो लाभ अपना दे, उसे हम सर्वांग आसन कह सकते हैं। तो यह सर्वांग आसन का अभ्यास बहुत ही ज़्यादा लाभकारी है। ऐसी कोई भी समस्या नहीं है जिस पर ये लाभ ना दे। लेकिन कुछ सावधानियां भी होती हैं, उनके बारे में हम आगे बात करेंगे। तो आइए सर्वांग आसन के एक एक लाभों को समझते हैं कि ये कैसे कैसे लाभ देता है। तो सर्वप्रथम सर्वांग आसन का अभ्यास थायराइड ग्रंथि में कोई समस्या है तो उसे लाभ पहुंचाता है। अगर हाइपरथायराइडिज्म की समस्या हो या हाइपोथायराइडिज्म की समस्या है, हमारे कंठ में थायराइड ग्रंथि होती है, अगर वो ठीक से काम नहीं कर पा रही है, वो संतुलित नहीं है, तो सर्वांग आसन उसे स्वस्थ बनाने में, उसे उत्तेजित करने में मदद करता है। क्योंकि सर्वांग आसन से हमारी ठुड्डी हमारी छाती पर दबाव देती है। जब हम आसन करेंगे तो आप उसे अच्छे से समझ पाएंगे। तो ये हमारी थायराइड ग्रंथि को संतुलित करता है। दूसरे लाभ की हम बात करें तो यह अभ्यास विशेष रूप से हमारे रक्त संचार को पैरों से हमारे उदर के क्षेत्र से नीचे की ओर लेकर आता है। हम दिन भर या पूरे टाइम ज़्यादातर खड़े रहते हैं या हमारा जो निचला हिस्सा है वो नीचे रहता है, तो रक्त का जो प्रवाह है नीचे की ओर जाता है, लेकिन कुछ मात्रा में जो रक्त है वो ऊपर की ओर नहीं आ पाता और वो शुद्ध नहीं हो पाता। तो जब हम सर्वांग आसन करते हैं तो हमारे पैरों में जो रुका हुआ रक्त है, जो हमारे उदर के अनेक अंगों में रुका हुआ रक्त है, साथ ही साथ प्रजनन अंगों में भी रुका हुआ रक्त वापस हमारे हृदय क्षेत्र पर, हमारे ऊपरी शरीर पर वापस लौट आता है और एक नए रक्त को उन अंगों तक पहुंचता है। तो जब हमारे रक्त का संचार सही तरीके से शरीर में होता है तो सभी अंग स्वस्थ होते हैं। तो वेरिकोज वेन की समस्या जिन्हें होती है उनके लिए भी बहुत ज़्यादा लाभकारी है। जिन्हें प्रजनन अंगों से जुड़ी समस्या है उनके लिए भी बहुत ज़्यादा लाभकारी होता है। और बवासीर जैसी गंभीर समस्या में भी यह अभ्यास बहुत मदद करता है। क्योंकि जब हम सर्वांग आसन करते हैं तो जो मल द्वार है, गुदा द्वार है, उसमें जो गुरुत्वाकर्षण के कारण नीचे की ओर रक्त का दबाव है वो सर्वांग आसन करने से विपरीत हो जाता है। और मल द्वार में, गुदा द्वार में रक्त का प्रवाह जो रुका हुआ था, नीचे की ओर दबाव दे रहा था, वो वापस नीचे की ओर आता है और मल द्वार में बवासीर को ठीक करने में भी यह अभ्यास मदद करता है। साथ ही साथ पाचन को मजबूत बनाने के लिए भी लाभकारी है। तंत्रिका तंत्र को, हमारे मस्तिष्क को स्वस्थ करता है। हमारे अंतःस्रावी तंत्र, एंडोक्राइन सिस्टम, मतलब कि सभी हार्मोन को संतुलित बनाता है। क्योंकि एंडोक्राइन सिस्टम हमारे मस्तिष्क से शुरू होता है, हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी ग्लैंड और फिर सभी ग्लैंड जो हैं वो उनसे संतुलित और नियंत्रित होती हैं। तो उन सबको स्वस्थ बनाने के लिए भी सर्वांग आसन एक बहुत ही अच्छा आसन है और इसे नियमित रूप से किया जाए तो इसमें भी यह मदद करता है। इसके साथ ही साथ सर्वांग आसन रक्त का संचार को हमारे मस्तिष्क की ओर बढ़ाकर शारीरिक तनाव हो या मानसिक या भावनात्मक किसी भी प्रकार के तनाव को दूर करता है और मनोदैहिक रोगों को दूर करता है। मनोदैहिक रोग का मतलब होता है सभी मन में उत्पन्न होने वाली समस्याएं, क्रोध है, भय है या मन में अशांति है, इस तरीके की जो समस्याएं हैं उन्हें भी दूर करता है सर्वांगासन। तो इतने सारे लाभ हैं इस अभ्यास के, लेकिन कुछ सावधानियां भी हैं। हर एक आसन की कुछ सावधानियां होती हैं, तो इसी प्रकार इस अभ्यास की भी सावधानी है, उन्हें ध्यान में रखिए।
अगर आपको कोई गंभीर रोग की स्थिति है, कोई समस्या है, तो योग चिकित्सक से बात कीजिए, योग शिक्षक से बात कीजिए और उनके मार्गदर्शन में अभ्यास को करना चाहिए। तो आइए सर्वांग आसन किन्हें नहीं करना है ये भी समझ लेते हैं। सर्वांग आसन का अभ्यास अगर आपको थायराइड ग्रंथि बढ़ गई है, गले में हमारी थायराइड ग्रंथि होती है, उसका आकार अगर बढ़ गया है और सर्वांग आसन करने में समस्या होगी, क्योंकि हमारी ठुड्डी छाती पर दबाव देती है जब सर्वांग आसन करते हैं तब। तो सर्वांग आसन उनके लिए करना बहुत ही मुश्किल है और उन्हें नहीं करना चाहिए जिनके गले की ग्रंथि थायराइड ग्रंथि बढ़ गई है, बड़ी हो गई है। दूसरी बात आती है सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस। अगर रीढ़ गर्दन की हड्डी में कोई समस्या है, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस है, गर्दन में तेज दर्द है, तो बिना योग चिकित्सक के मार्गदर्शन के गर्दन के कोई भी अभ्यास नहीं करना है और सर्वांग आसन का अभ्यास तो नहीं ही करना है। दूसरा आता है उच्च रक्तचाप। अगर उच्च रक्तचाप है तो भी सर्वांग आसन या कोई भी ऐसे आसन जिसमें सिर नीचे होता है, पैर ऊपर होते हैं, उन सभी आसन को नहीं करना चाहिए। हृदय रोग की स्थिति में भी अभ्यास को ना करें। साथ ही गर्भावस्था के अंतिम महीनों में अभ्यास को नहीं करना है और मासिक धर्म के दौरान भी अभ्यास को नहीं करना है। आँखों की समस्या है, आँखों की नसें कमज़ोर हैं, आँखों की कोई सर्जरी हुई है, उन्हें अभ्यास नहीं करना है। और अन्य कोई भी गंभीर समस्या में सर्वांगासन को करने से पहले योग चिकित्सक से बात करनी चाहिए, उनके मार्गदर्शन के अनुसार ही अभ्यास करना चाहिए। एक योग चिकित्सक, एक योग शिक्षक आपको बताएंगे कि आपके लिए क्या अभ्यास अच्छा है, तो उनके मार्गदर्शन में अभ्यास करके पहले स्वस्थ हो जाएं, फिर उसके बाद आप सभी अभ्यास कर सकते हैं। तो ये हमने सर्वांगासन के लाभ समझा, सावधानियां समझी, अब हम उसके अभ्यास को समझते हैं। तो सर्वांगासन के लिए सर्वप्रथम पीठ के बल लेट जाएंगे। तो आइए पीठ के बल लेट जाते हैं। पीठ के बल लेटने के बाद दोनों हथेलियां नीचे की तरफ रहेंगी, पैर मिले हुए रहेंगे, शरीर आराम से पहले शिथिल करना है, तैयार करना है अभ्यास के लिए। फिर उसके बाद पूरा श्वास अंदर भर लेना है, श्वास को अंदर रोक कर रखना है और पेट को टाइट करते हुए पैरों को ऊपर 90 डिग्री पर उठाएंगे और फिर हाथों को सहारा लेकर हम अपने कमर को भी ऊपर उठाने की कोशिश करेंगे। धीरे धीरे इतना ऊपर उठाना है कि हमारे जो पैर के अंगूठे हैं वो आंखों की सीध में आ जाए, ठुड्डी हमारी छाती पर दबाव देगी, जैसा कि हमने अभी समझा था लाभ के समय और सावधानी के समय। तो ठुड्डी से छाती पर दबाव रहेगा, रक्त संचार, पैरों का रक्त संचार हमारे मस्तिष्क की ओर हो रहा है। तो इस प्रकार हमने अभी लाभ और सावधानी के समय समझा। साथ ही साथ इस अभ्यास में अपने ध्यान को विशुद्धि चक्र पर, गले पर रखेंगे आध्यात्मिक लाभ के लिए, और श्वास पर भी ध्यान रख सकते हैं। प्रारंभिक अभ्यासी ज़्यादा देर तक नहीं रुक पाएंगे, तो वे थोड़ी देर रुककर धीरे धीरे समय को बढ़ाते हुए 3 से 5 मिनट तक लेकर जाएंगे। उसके बाद धीरे धीरे आराम से पैरों को सिर की ओर लेकर जाते हुए पहले अपने पैर को 90 डिग्री पर लाएंगे, हथेलियों को नीचे मैट पर रख लेंगे और धीरे धीरे पैर को नीचे लाएंगे। इस प्रकार सर्वांगासन का अभ्यास किया जा सकता है। तो अगर आप सर्वांगासन का अभ्यास सीखना चाहते हैं तो उसकी कुछ प्री प्रैक्टिस होती हैं, वो पहले आप करिएगा और उसको हम किसी और वीडियो में समझाएंगे। तो आज सिर्फ सर्वांगासन की बात हम कर रहे थे। इसका एक विपरीत आसन आप कर सकते हैं, सरल मत्स्यासन। इसमें हम दोनों हाथों का सहारा लेकर सिर का ऊपरी भाग जमीन पर रखेंगे, हाथों को जंघाओं के ऊपर रख देंगे, कोहनी जमीन पर ही रहेंगी। इससे हमारे गले पर जो दबाव आया है उसके विपरीत इससे खिंचाव आ रहा है। छाती को यथासंभव ऊपर उठाने की कोशिश करना है। जितनी देर हमने किया है उसका आधा समय कम से कम करने के बाद वापस आएंगे। अगर 5 मिनट किया है तो कम से कम 2.5 मिनट तक वो विपरीत आसन भी कर लेना चाहिए। और फिर इस प्रकार
दोनों अभ्यास को करने के बाद वापिस आ जाएंगे। तो आज हमने सर्वांगासन के बारे में समझा, उसके लाभ, सावधानियाँ, किस प्रकार अभ्यास करना है, ध्यान कहाँ रखना है, और अगर कोई चीज़ छूटी है, कोई प्रश्न आपका है, कुछ आपको समझ नहीं आया है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी नए अभ्यास, नई जानकारी के साथ। नमस्ते, हरिओम, तत्सत।